आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ की होगी और एक रिडक्शन हाफ। तो चलें देखते हैं, चेक करते हैं उनको। पार्ट 1 क्या है, MnO4 माइनस और ये Mn+2 में चला गया। अब यहाँ पे हमें पहले चेक करना है कौन सा रिडक्शन हाफ है या ऑक्सीडेशन हाफ है। तो चलें देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं x मान लेता हूँ, प्लस 4 2s are माइनस 2s are 8 इज इक्वल टू -1 चार्ज है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 7। तो इस पे +7 चार्ज है, यहाँ पर +2। तो ये क्या हो रहा है, +2 से +7 से +2 पे जा रहा है। +7 से जब +2 पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ये। अब बैलेंसिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे इसमें ऑक्सीडेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, पूछा जाए तो फिर आप ये कैलकुलेशन करके बताएंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी। तो जब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो बैलेंस है कि नहीं है। इस साइड पे मैंगनीज को चेक करें, 1 है, इस साइड पे 1 है, बैलेंस हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, जितने ऑक्सीजन इस साइड पे हैं उतने ही राइट साइड पे आपने क्या कर देने हैं, वाटर ऐड कर देने हैं। ठीक है, यानी 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम यूं ही करते हैं इसको, Mn+2 और +4H2O कर दिया हमने। 4 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन थे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन ऐड करने पड़ते हैं। उस साइड पे जिसका वाटर ऐड किया था उसके अपोजिट साइड पे कितने हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे, जितने यहाँ हाइड्रोजन के एटम है वाटर में। कितने एटम है जी, 8। तो मैं 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हमने ओवरऑल चार्ज देखना है कितना है दोनों तरफ, फिर चार्ज को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर कितना चार्ज है, 8, इधर -1, इस तरफ कितना है, 2, तो इस तरफ 7 और इस तरफ 2। जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हमने बैलेंस करना है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव है, इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव है, और इससे कितना ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा है, 5। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर देने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करेंगे, प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, उसके बाद आप देखें आपको सारा कुछ बैलेंस नजर आ रहा होगा। कैसे, यहाँ चार्ज देखें कितना है, 5 -5 है ये, यहाँ +8 फिर -1 और इस तरफ कितना है, 2। तो वहां पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन सेट हो गई। कौन सी थी ये, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। इस इक्वेशन को हमने कोई नाम दे दें आप। साथ में आपने थ्योरी में भी लिखनी है, जो चीजें करते जा रहे हैं वो आपने थ्योरी में। यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं नहीं थ्योरी लिख रहा, जस्ट आपको बताया जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एटम चेक करने हैं जो भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनके नंबर इक्वल हैं कि नहीं। जितने इस तरफ हों इतने इस तरफ हों। इक्वल होने के बाद फिर आपने ऑक्सीजन की तरफ चले जाना है। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, यहाँ मेंशन नहीं हुआ, हो सकता है पेपर में मेंशन हो, एसिडिक मीडियम है। जितने ऑक्सीजन हो उतने वाटर ऐड कर दें। अब जिस तरफ जितने हाइड्रोजन है उस तरफ उतने हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें। उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर दें। दूसरी इक्वेशन जो इन्होंने दी हुई है H2O2 इसी के साथ ही है और गिव्स अस O2। पहले तो हमने देखना है, हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, -1,
इधर कितना है 0, तो ये क्या हो रहा है, फिर जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज हो रहा है। लिख देते हैं जी ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं, कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पर 2, तो उस तरफ 2 हाइड्रोजन आयन आप ऐड कर दें। उसके बाद बात आती है चार्ज की। चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर चार्ज 0 है क्योंकि एज अ होल न्यूट्रल रहता है ना ये, तो यहाँ 2 है। तो जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, यानी उसको इसके इक्वल लाना है। मैंने 0 बनाना है 2 को, तो मैं फिर क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर दूंगा। +2 -2 0, इस तरफ भी 0 उस तरफ भी 0। अब ये दूसरी ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल है। अब अगला काम क्या होता है, हमने इन दोनों इक्वेशंस के चार्ज को इक्वल लाना होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, दोनों 10 इक्वल हो जाएंगे। तो हमें फिर अगला स्टेप यही करना है, लिखना होगा आपने वहां पे, ठीक है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। इक्वेशन 2 को 5 से। इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही रहेगी जैसे थी। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है आपने, तो एक रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। देखते हैं ये कैसे ऐड होते हैं ये। अब देखें यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 हाइड्रोजन आयन। मैं 2 को मल्टीप्लाई कराता जा रहा हूं अंदर, 2 मैंगनीज आयन, आगे 2 Mn+2 और +8 H2O। नीचे लिख देता हूं इस इक्वेशन को, ये है जी 10 H2O और सॉरी 5 H2O2। इस तरफ कितने हैं 10 हाइड्रोजन आयन है प्लस 5 O2 बन गए और 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपने क्रॉस में कटिंग करनी है। क्रॉस में कैसे कटिंग करनी है जी, ये इस तरफ वाले इस तरफ की चीज़ों से ऐड कटेंगे और ये फिर जो दूसरे हैं वो ये देखें, ये इधर इधर और ये इधर इधर। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं, H2O2 तो कोई नहीं है, छोड़ देते हैं। ये इस हाइड्रोजन से जाएंगे, यहाँ 6 बच गए। और कुछ कट रहा है, नहीं है कटने वाला, तो फिर लिख दें बाकी। यहाँ क्या बच गया, 6 हाइड्रोजन आयन बच गए प्लस 2 परमैंगनेट आयन बच गए हैं प्लस 5 H2O2। आपने देखें ये सारी साइडों की जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख दी इस तरफ लेफ्ट साइड पे। इस तरफ क्या लिख देंगे, राइट साइड की जो चीज़ें बच गई हैं 2 Mn+2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 O2। तो ये आपकी एक रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ लेफ्ट या राइट पे नहीं लिखी हुई एक दफा भी, सारी सेपरेट है। ये था मेथड रेडॉक्स इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का। अब हम आगे चलते हैं, तो अगली दूसरा इसका भी है 3 पार्ट, 3 इसके हैं क्वेश्चंस। दूसरा क्या है जी, NO3 चार्ज -1, ये जा रहा है NO में। और दूसरी इक्वेशन, पहले इसको मैं बैलेंस करता हूँ। यहाँ देखें नाइट्रोजन जो है वो कितना है NO3 में, इधर ही कर लेते हैं इसको x मान के, -6 इज इक्वल टू -1, तो x कितना है 5, ठीक है। यहाँ कितना है 2, तो ये फिर रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल है, रिएक्शन है। याद रहे ये -1 एज अ होल चार्ज है, ऑक्सीजन पे नहीं है ये एज अ होल चार्ज इस पे है। अब हम देखते हैं पहला काम,
इसको मैं अरेज कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। नाइट्रोजन बैलेंस करने हैं, वो बैलेंस हैं जी, इधर भी एक इधर भी एक। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे हमने उस तरफ 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बारी है, 4 हाइड्रोजन आइन इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया बैलेंस। अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर कितना चार्ज है 3, इधर है 0। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ +3 है ना, तो इसको -3 से कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम इसको 0 बना सकते हैं। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब चार्ज देखें आप, बैलेंस होगा। 3 माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। 4 और -3, 3 हो गया। 3 - 3 कितना आया, 0। उस तरफ तो है ही 0। इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। ब्रोमाइड आइन है और ब्रोमीन में जा रहे हैं, या ज़ाहिर है ये -1 है, ये 0 है, तो ऑक्सीडेशन हाफ हो रही है। तो इसको ऑक्सीडेशन आप मेंशन कर दें, अच्छा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है। अब एटम यहाँ पे देखें, एटम बैलेंस करने हैं, तो ये 2 ब्रोमाइड आइन है। अब इसमें ना तो कोई वो ऑक्सीजन है, ना तो कोई हाइड्रोजन है, तो बाकी काम खत्म हो गया। चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितना चार्ज है, -2। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इधर 0 है ना, तो 0 को -2 बना सकते हैं। -2 को तो 0 बनाना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। आपने अगले स्टेप में करना है, एक ही स्टेप में नहीं करना। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो हमने देखा ये बैलेंस हो गई है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की बारी। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इधर कितने हैं, 2। तो इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर मैं इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारा काम हो जाना है। मैं इसको पहले कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई। 6 ब्रोमाइड आइन। याद रहे ये इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होते हैं, आपने बैलेंस करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या कराता हूं, 2 से मल्टीप्लाई। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 से कराया है, तो 8 हाइड्रोजन आइन प्लस 2NO3 -1। इधर चले जाएं तो 2NO प्लस 4H2O। अब बैलेंस करने की बारी आती है। नजर आ रहा है बोर्ड यहाँ पे, हाँ जी आ रहा है। देखें, ये इलेक्ट्रॉन कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा, इसलिए बाकी आपकी जो है ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं लिख लेता हूं 6 ब्रोमाइड आइन, ठीक है, और प्लस 8 हाइड्रोजन आइन प्लस 2 नाइट्रेट आइन गिव्स अस 3 ब्रोमीन प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो ये इस तरह से ये बैलेंस हो गई है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट पार्ट इसका करते हैं, और उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक आ रहा है, उसको करेंगे डिस्कस। फिर उसके बाद बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। लास्ट इसकी आ रही है 3 MnO4 चार्ज -1 किस में जा रहा है, Mn+2 में। ये पहले भी लिखी है ऊपर में, हमने उसको दोबारा उन्होंने दे दिया है, लेकिन दूसरी रिडक्शन चेंज है, ये ऑक्सीडेशन वाली चेंज है। इसमें देखें Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखें कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 4 वाटर जोड़ दें, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दें। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 8 हाइड्रोजन आइन लगाने पड़ेंगे। 4 2 8 हाइड्रोजन है उस तरफ, MnO4, और बाकी देखें आपका सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन चार्ज के मसले हैं यहाँ पर। 4 8 और
एक कितना है 7, यहाँ पे कितने हैं 2, ये +7 है, यहाँ पर +2 है। हम इसको बना सकते हैं +2, अगर 5 माइनस कर दें तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। MnO4 चार्ज नेगेटिव, Mn+2 +4 वाटर। देखिए मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर दिए ताकि दोनों तरफ चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखें ये हाइड्रोजन बैलेंस हैं, 4 8 हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दें, चार्ज को देखें इधर 5 माइनस -5 +8 -1 2 आ गया, यहाँ पर भी +2 है। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, C2O4 -2 क्या दे रहे हैं जी, ऑक्सैलिक एसिड से निकलता था CO2। अब इसमें कार्बन को देखें कितने हैं, पहले ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है, सारी चीजें बैलेंस करने के बाद एंड पे ऑक्सीजन की बारी होती है। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर 2, तो इधर क्या कर दें आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें। अब ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 हैं, इधर भी 4 हैं, ठीक है, ये काम भी खत्म। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन नहीं एटम्स की। अब यहाँ चार्ज कितना है -2, इधर कितना है 0, इधर क्या करूंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, 2CO2 + 2E, ताकि दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया, -2 -2 आ गया है, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करें, इसके देखें 1, इसके देखें 2, इसके कितने हैं 5, इसके कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको 2 से और इसके इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, C2O4 मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करा के 10CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन, इसको ऊपर लिख देते हैं, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के नीचे लिख देता हूं, कितना है जी 10 इलेक्ट्रॉन +16 हाइड्रोजन आयन, 2 से कराया ना, और +2 MnO4 माइनस, उस तरफ जाएं तो 2 मैंगानीज आयन +8 H2O। अब इनको हम कर देते हैं बैलेंस, ये इक्वेशन 2 थी बेसिकली। 1 और 2 को बैलेंस करते ऐड कर देते हैं, कटेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो बाकियों के लिख दें। ये क्या है 5C2O4, आगे कुछ नहीं है, नीचे चले जाएं तो +16 हाइड्रोजन आयन +2 MnO4 माइनस, ठीक है, ये एक चीजें आपस में ऐड होती हैं, और ये आपस में, इनको आप देखते हैं कुछ कट तो रहा नहीं था, इसलिए बाकी हम 10CO2 + 2 मैंगानीज आयन +8 H2O, ये हमारे पास एक रेडॉक्स इक्वेशन आ गई, बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इजी सा है स्टूडेंट, जो चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो दूसरे को रिड्यूस कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर करता है ऑक्सीडाइज, तो वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा एलिमेंट दूसरे को पहले को रिड्यूस करता है तो वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, विच कॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है जी, विच कॉज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन का मसला बन जाता है। दी सब्सटेंस या एलिमेंट लिख दें, cause oxidation
जो ऑक्सीडेशन का वजह कारण है, रीजन है, सबब है, जिसके सबब ये हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो के रिडक्शन का कारण है, ठीक है ना। आप कहते हैं जी कि जैसे जो ट्रेवलिंग एजेंट है वो क्या कराता है, आपको ट्रेवल कराता है ना, आपके ट्रेवल का काज होता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग क्रिएट करता है, ऑक्सीडेशन क्रिएट करता है, ओके। और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, रिड्यूस। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज। दूसरा जो ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग, मैं ऐसे टाइम बचाता हूं आपका, ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है जी, रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। ये 10th में आपने सब कुछ सीखा है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड रिड्यूस अदर, दूसरे को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। चलें एक मैं एग्जांपल लिखता हूं। फास्फोरस की भी पुरानी इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है, 5HNO3 बैलेंस करके लिखी हुई है, तो अच्छी बात है। प्लस 2H2O, H3PO4 प्लस वाटर ही बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जब भी पी ब्लॉक आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट आए रिएक्शन में, तो फिर वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, या डी ब्लॉक आ जाए, इन दोनों में। अब यहाँ पर पी ब्लॉक फास्फोरस है, इसको मैं 0 कह देता हूं, तो इसको कितना कहूंगा, 5। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अच्छा, पी भी है हमने 9th 10th में सीखी, ये +5 है, ये +1 है, ये -6 है, तो इसको देखें तो +2 -2 ऐसे ही चलता जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से, तो -2। इसी तरह नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 और ये -2। फास्फोरस को देखें, 0 से जा रहा है 5, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, मीन इट इज ऑक्सीडाइज हुआ खुद, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट। खुद जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दूसरे को उसने ऑक्सीडाइज रिड्यूस किया होगा ना। नाइट्रोजन को देखते हैं जी, नाइट्रोजन क्या हुआ, +5 से +2 में गया, तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखें ना, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज किसी ने किया होगा ना, किसने किया है इसको, जो रिड्यूस हुआ होगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को देखें, ये रिड्यूस हुआ है, तो किसी के थ्रू हुआ है, किसी से इलेक्ट्रॉन इसने खींचे होंगे ना, किसी से इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन किसी से खींचे होंगे, अपना काम निकाला होगा, दूसरे का नुकसान किया होगा, जिसका नुकसान किया है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो किसी को रिड्यूस करके हुआ होगा ना, किसी को इलेक्ट्रॉन दे के खुद रिड्यूस हुआ होगा, ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो इसलिए ये क्या, जिसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये फिर वो उसको रिड्यूस किया है, तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरा रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थोड़े लफ्ज़ों की हेरा फेर है, क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, ठीक है। सिंपल ज़हन में रख लें, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी।
इसी तरह हम एक और देखते हैं MnO4 प्लस 4HCl है, गिव्स अस MnCl2 प्लस वाटर और प्लस Cl2। Mn को देखें यहाँ पर तो O4 चार्ज हुई नहीं, इस पे O2 है, तो इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर चले जाएं तो +2 है। क्लोरीन की बात करें -1, इधर क्लोरीन 0, ठीक है, इधर तो -1 ही है, इधर को आप छोड़ें, यहाँ पे ये ना रिड्यूस हुआ, ये -2 या -4 कह देते हैं इसको, ये +2, इनको आप किसी खाते में ही ना रखें वाटर को। तो यहाँ देखें आप, जो मैंगानीज है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस। तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या हुआ, रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो क्या कहोगा जी, ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ अब इसका जो है आपने आंसर कैसे लिखना होता है, ठीक है, डायरेक्ट तो आपने एक को तो नहीं कह देना ना, इसमें एक सब्सटेंस पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और पूरा वो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फिर हम इनका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का आपको मेथड पिछले में नहीं बता सका, एग्जांपल में यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ, आपने उसी को देखना है। अब MnO2 को देखें आप, इसमें मैंगानीज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो हम लिखेंगे द रिएक्टेंट MnO2 contain, ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, contain element that is reduced, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो रिड्यूस हुआ है इस रिएक्टेंट में। सो दिस रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दिस रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, HCl की बात करें, द रिएक्टेंट HCl contain, क्लोरीन लिख दें या एलिमेंट लिख लें, दैट इज ऑक्सीडाइज, जो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। सो HCl क्या है, इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने पूरा इस तरह से आंसर लिखना सीखना है, रिएक्टेंट पूरे को कहेंगे आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये आपने एक जो डिफिकल्टी है उसको जहन नशीन करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ये पूरा रिएक्टेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट ये पूरा रिएक्टेंट पूरा का पूरा होगा। ये नहीं है कि आपने मैंगानीज को कह दिया, मैंगानीज तो खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है ना, खुद रिड्यूस हुआ है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। तो मैंगानीज जिसमें है वो पूरे का पूरा रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंगानीज रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह HCl में क्लोरीन जो है वो नहीं है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, बल्कि HCl पूरे का पूरा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्टेंट पूरा आपने लिखना है, एज अ होल पूरा लिखना है, ये नहीं है आपने सिंगल लिख देना है कि जी यहाँ पर Cl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसी बात नहीं है। Cl तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो आपने पूरे
पूरे उसको लिखना है रिएक्टेंट को, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोड आ गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं, फिर हम डैनियल सेल की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सपोज करते हैं, इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ लें, क्योंकि ये नाम से बच्चे कहते हैं क्या हुआ है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा। ये एक मेटल ले लेता हूं मैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ज्यादा अच्छा। चलें इसको मान लेते हैं ये Zn है फॉर एग्जांपल। ये किस में डिप है, जिंक सल्फेट में। अब क्या होता है जी, ये जब ये चूंकि जिंक क्या होता है ऑक्सीडाइज होने की एक्टिविटी, कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो उसकी अपनी नेचर है। हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे ये नहीं कह सकते क्यों हो रहा है, वो भाई उसकी नेचर है, वो कर सकता है। तो हम देखते हैं Zn को, ये क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ये हमें इसकी इक्वेशन याद है। अगर जर्नली लिखना चाहते हैं कंसेप्ट के लिए, मैं इसको जर्नल लिख देता हूं। यहां आप देखें, चूंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम इसमें से क्या होता है, Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर आता जाता है, इधर इसी तरह सॉल्यूशन में आता जाता है ना। यहां से बहुत सारे जिंक एटम जो है वो जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो कि यहां होते हैं सारे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां साइडों पे क्या होंगे, प्लस चार्ज, क्योंकि आयन होते हैं ना, प्लस आयन। ये सारे प्लस आयन साइडों पे, और अंदर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज, प्लस बाहर नेगेटिव, इस तरह की पोजीशन आ जाती है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बाहर प्लस और अंदर नेगेटिव। तो इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है जी, पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे फिर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट पता हो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। कोई भी इलेक्ट्रोड है, चाहे वो, मैंने अभी तो पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की है मैंने। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ इर्द गिर्द क्या है, पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए हैं। क्यों कि जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके जी आयन बन के सॉल्यूशन में आते जा रहे थे। बहुत सारे लातादाद जिंक आयन है जो कि इसके साइडों पे प्लस 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 किस वजह से आए हैं, यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में है। कहाँ है, इलेक्ट्रोड में जमा हो रहे हैं। तो अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस केस में कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। अगर मान लेते हैं इसको नेगेटिव, कॉपर मान लेते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे ना सब कुछ, यहां पे कर देते हैं इसको। कॉपर क्या करता है, दो आयन है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर बन जाएगा, यही है। अब कॉपर के आयन जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पिक करते रहते हैं, और साइडों पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दरमियान में कॉपर आयन आ जाएंगे। तो इस तरह इनके दरमियान भी एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पोटेंशियल को आपको पता हो, होता क्या चीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों क्रिएट होता है।
तो ये चीज फिर अब अगले टॉपिक में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हम साथ साथ जो है इसको आगे हमने पढ़ना है। इसके बाद हम पहले तो डेनियल सेल पढ़ेंगे, डेनियल सेल क्या होता है, उसके बाद हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। चलें, डेनियल सेल बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, मैं इसको फिर भी दोबारा क्रिएट कर देता हूं, क्योंकि अब बड़ी क्लास है तो इसमें छोटी चीजें कम ही डिस्कस होती हैं। ये आपके पास जिंक है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में है। ये कौन सा सोल्यूशन है, जिंक की प्लेट है, ये वाली जिंक सल्फेट सोल्यूशन में है, और ये कॉपर की प्लेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक हो गया, ये सारा सोल्यूशन कॉपर, जिंक के आयन है इसमें बहुत सारे। यहाँ कॉपर आयन है, बहुत सारे। अच्छा, जिंक किस में डिप है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। शुरू में हमने इनको तार के जरिए, वायर के जरिए जब जोड़ा तो कोई खास करंट फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। लेकिन बाद में हमने आयंस को मूवमेंट के लिए, आयंस की मूवमेंट के लिए एक साल्ट ब्रिज लगाया। यहां पर क्या लगाया जी, साल्ट ब्रिज। इसमें KCl होता है, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन, बहुत सारे। जब हमने साल्ट ब्रिज लगाया तो फिर क्या हुआ कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यहां से यहां पे। अब स्टूडेंट्स, जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जिंक ज्यादा एक्टिव है, आसान अल्फाज में जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक ने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं। कॉपर आयन जो है वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इधर चिपक जाते हैं आके। ठीक है, कॉपर है ये। तो इनके दरमियान पोटेंशियल क्रिएट होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। ये क्या है जी, साल्ट ब्रिज है। इसका काम क्या होता है, आयंस को मूव कराना, यहां से आयन इधर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आयंस पास कर सकते हैं, सॉल्यूशन पास नहीं कर सकते। हमने 9-10 में सीखा हुआ है, सॉल्यूशंस में से करंट आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। अगर आयंस यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे तो करंट तो पास नहीं होगा। इसलिए जब तक साल्ट ब्रिज नहीं लगाया गया तो कोई भी करंट नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने वोल्ट मीटर लगाया, हाँ जी। तो साल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम करता है। फंक्शन पूछा जाता है इसका बहुत दफा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक काम इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, दूसरा क्या होता है, इसमें से जस्ट आयंस पास कर सकते हैं, सॉल्यूशन पास नहीं कर सकते। सॉल्यूशन कैन नॉट पास, यानी ये सॉल्यूशन उधर नहीं जा सकता, वो सॉल्यूशन इधर नहीं, सिर्फ आयंस जो हैं इसमें से पास करेंगे। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम क्लोराइड डाला होता है। ठीक हो गया, ओके। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि सॉल्यूशन ना पास हो, सिर्फ आयंस जो है वो पास कर सकें। तो ये टोटल इसका ओवरऑल रिएक्शन है। अब हमने देखना है, ये देखें, ये जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो रिएक्शन कैथोड और एनोड पर क्या होंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में तो ये वाले आएंगे, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
रिडक्शन हाफ में कॉपर आयन यहाँ जो पड़े हैं वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट दे दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली जो यहाँ पे करंट आएगा वो क्या होगा, इन दो का डिफरेंस। कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यानी इसके लिए फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे। ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसके लिए देखें आप, ये जो एनोड है इसके लिए आपने ये चीजें याद रखनी है। एक इंग्लिश का वर्ड है लॉन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एनोड होगा, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, एनोड, ए फॉर एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। ओके, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये हमेशा क्या होगा, आपके पास लेफ्ट साइड पे इसको रखना है। आपने कोई भी सेल बनाएंगे तो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन करनी है, राइट पे क्या करनी है, आपने रिडक्शन करनी होगी। ओके, अच्छा उसके बाद कौन सा टॉपिक है? सेल पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल पोटेंशियल का मैंने फार्मूला बता दिया है आपको, इसी को लेके चलते हैं आगे। सेल पोटेंशियल का स्टूडेंट एक क्वेश्चन तो मस्ट है पेपर में आता है, ठीक है। यानी एक हर हाल में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। 3 नंबर का आए, 4 नंबर का आए, 6 का आए, सेल पोटेंशियल आप समझ लें कि इंक्लूड होगा। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली? सेल पोटेंशियल का मतलब है ईएमएफ निकालता है सेल की। ये जो सेल की हमें आती है ना ईएमएफ, ये ईएमएफ क्या होती है? ये इन दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। लेकिन हमने चूंकि पढ़ा हुआ है इसका पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे आता है, हम कहते हैं ई सेल जो है, ये मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं ये कैसे आया। ई एनोड प्लस ई कैथोड। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, वहां पे आई यूपैक ने क्या कहा हुआ है कि आपने रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है, ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं करनी। कुछ भी करें आपने हर चीज रिडक्शन पोटेंशियल में बतानी है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमने तो उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ी है। फॉर एग्जांपल जिंक की कितनी होती है, -0.76 वोल्ट है रिडक्शन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको कैसे, फिर उन्होंने पहले तो ये फार्मूला चलता रहा, लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई तो फिर उसके बाद ये सोचा गया कि इसको कैसे हम हैंडल करें। तो ये इन एनोड को हम कैसे खत्म करें? तो देखें, अगर हम इसको इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, अगर हम इसको इसमें बताना चाहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.76 वोल्ट। उससे भी बचने के लिए जो आपकी बुक में फार्मूला दिया है वो दिया हुआ है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये है। इससे आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद शी है, शी के बाद हमने पढ़ना है सब कुछ। न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल,
रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, सबसे टॉप पे होता है लिथियम। ठीक है, ये क्या करता है जी, ये दे रहा है लिथियम आयन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बन जाते हैं। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -3.05 वोल्ट है। हम नीचे आते जाते हैं, हाइड्रोजन को पकड़ चलें, जिंक को ही देख लेते हैं। जिंक आयन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बनाते हैं और इनका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। इसका 0 वोल्ट। आखिर में चले जाते हैं फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, फ्लोराइड आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, अकेला रह नहीं सकता, तो फ्लोरीन बन गया और इसका सबसे ज्यादा प्लस में होता है 2.85 है, मुझे अभी सही याद नहीं है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें जो टॉप पे एलिमेंट है ये हमें उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। इस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई बात नहीं होती आईयूपैक सिस्टम में, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं उन्होंने, यही बात है। अब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, उतना ही कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं होना, रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है ना। जैसे आपको कहा जाता है जी कोई स्टूडेंट्स है वो उसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा पास होने का, पॉजिटिव को, इसका मतलब है कि नंबर लेने का बहुत ज्यादा उसमें है, चार्म है, यानी उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेडनेस है। यहाँ पर जब हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिड्यूस होने की पोटेंशियल की एबिलिटी, रिडक्शन की एबिलिटी, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये नेगेटिव में चली गई है, नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि ये तो भाई रिड्यूस होना ही नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता, -3.05 का। उससे नीचे आते हैं, जिंक का थोड़ा सा कम माइनस में है, ये थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहता है, बाकी ये भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता। तो ऊपर वाले एलिमेंट सारे ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, हाइड्रोजन तक जो ऊपर ऊपर हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। ठीक है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही वो ऑक्सीडाइज होने की बात करेगा, रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर आपने सेल में लिए हैं तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं ना, तो इसलिए आप इनको एनोड के तौर पे यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन जैसे अभी मैंने जिंक को किया था, और इससे नीचे वाले सारे कैथोड, यानी कि रिड्यूस होना चाहते हैं, इनका प्लस में नेचर आ गई है। जब रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रिड्यूस होने की एबिलिटी उसमें आती जा रही है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोराइड आयन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, 4 है, तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होने का ख्वाहिशमंद होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का। अब आप जब सेल बनाएंगे तो ये बातें आपको जहन में रखनी है। सेल में फार्मूला मैंने क्या लिखा, E नॉट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, E नॉट हमेशा पॉजिटिव होगा, E नॉट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर E नॉट नेगेटिव आया